नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा था, विकास सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों का बढ़ना नहीं बल्कि लोगों की क्षमताओं का विस्तार है। बिल्कुल। आज हम इसी नज़रिए से एशिया की दो विशाल अर्थव्यवस्थाओं भारत और चीन, इनके विकास के जो अलग अलग रास्ते रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, शुरुआत तो लगभग एक साथ ही हुई थी, लेकिन मंजिलें और रास्ते वो तो बहुत अलग हो गए। हमारी आज की जो चर्चा है ये विश्व आर्थिक मंच यानी WEF में हाल ही में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है। ये इन दोनों देशों के जो बिल्कुल भिन्न आर्थिक मॉडल हैं उन पर रोशनी डालता है। और सवाल यही है कि आखिर क्यों ये दो पड़ोसी देश विकास के इतने अलग रास्ते पर चल पड़े। हाँ, और ये सवाल आज के समय में और भी जरूरी हो गया है। देखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो अक्टूबर 2025 का विश्व आर्थिक आउटलुक है, हाँ, लेटेस्ट वाला, वो कहता है कि भारत के विकास दर 2025-26 में करीब 6.6% रहने का अनुमान है, जबकि चीन के लिए ये अनुमान 4.8% है। और भारत की जो दर है ये उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मतलब सबसे तेज दरों में से एक मानी जा रही है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि सीधे सीधे तुलना थोड़ी मुश्किल है, वो जिसे बेस इफेक्ट कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मतलब चीन की अर्थव्यवस्था का साइज वो लगभग 19.23 ट्रिलियन डॉलर है और भारत का करीब 4.19 ट्रिलियन डॉलर। तो जाहिर है चीन की 4.8% ग्रोथ भी असल में बहुत बड़ी रकम होती है। सही कहा, लेकिन फिर भी ये तुलना महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि ये दोनों देश न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और खासकर ग्लोबल साउथ के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए इसी तुलना की गहराइयों में उतरते हैं आज। बिल्कुल, और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये विश्लेषण हमें समझने में मदद करता है कि क्या पॉलिसी फैसले लिए गए, अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसे बना और विकास के असल नतीजे क्या रहे। हाँ, और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये विषय बहुत ही अहम है, प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों के लिए। ये भारत की आर्थिक रणनीति, दुनिया में उसकी क्या जगह है और भविष्य में क्या चुनौतियां हैं, इन सब को समझने के लिए एक जरूरी कड़ी है। तो फिर इन दोनों विकास मॉडलों में सबसे बुनियादी फर्क क्या है? यहीं से बात दिलचस्प होती है। भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया जो है वो मुख्य रूप से घरेलू खपत पर चलता है, मतलब हम आप जो चीजें खरीदते हैं उस पर। सोचिए, भारत की जीडीपी का लगभग 70% हिस्सा उपभोग से आता है। 70%? काफी ज्यादा है। हाँ, और इसमें भी जो हम और आप जैसी आम जनता चीजें और सेवाएं खरीदती है, जिसे तकनीकी भाषा में निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी PFCE कहते हैं, उसका हिस्सा ही करीब 61% है। जबकि चीन का रास्ता वो इससे बिल्कुल अलग रहा है। मतलब 1970 के दशक के आखिर से चीन ने जो तरक्की की है उसकी नींव रखी गई थी सरकारी नियंत्रण वाले औद्योगिकरण पर, बड़े पैमाने पर निर्यात पर और विशालकाय निवेश परियोजनाओं पर। हाँ, निवेश पर बहुत जोर था। बिल्कुल। वहाँ घरेलू खपत अर्थव्यवस्था का एक छोटा हिस्सा है। 2024 में देखें तो जीडीपी का करीब 40% ही। भारत के 70% के मुकाबले तो काफी कम है। बहुत कम। चीन के मॉडल को हम एक तरह से क्लासिक तरीका कह सकते हैं विकास का। सरकार ने भारी निवेश किया, उससे निर्यात के लिए सामान बनाने वाले कारखाने लगे और फिर बड़े पैमाने पर लोग गांवों से शहरों की ओर आए। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात यह है कि उन्होंने ये किया कैसे। सरकार ने लोगों की बचत को सरकारी बैंकों और स्थानीय सरकारों के जरिए भौतिक पूंजी निर्माण में लगाया, जैसे सड़कें, बंदरगाह, बिजली, ये सब बनाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या हुआ कि व्यापार करना आसान और सस्ता हो गया। हालांकि शुरुआती दौर में, खासकर 1990 के दशक तक, चीन में वेतन उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी तेजी से उत्पादकता बढ़ी थी। अच्छा, ये एक जरूरी बात है। हाँ, नतीजा, लोगों ने भविष्य की अनिश्चितता के डर से ज्यादा बचत की और इसी निवेश और निर्यात पर आधारित रणनीति ने ही चीन को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया, उसे वैश्विक सप्लाई चेन के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। और भारत की कहानी देखें तो हमारा विकास ज्यादातर सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर के बढ़ने से हुआ है, जैसे व्यापार, परिवहन, बैंकिंग और आजकल तो खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म और रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इस पर जोर रहा। हाँ, सर्विस लेड ग्रोथ कहते हैं जिसे। बिल्कुल, और इसकी असली वजह है हमारे युवा आबादी और एक बढ़ता हुआ महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग। इनकी जरूरतें और इच्छाएं लगातार बढ़ रही हैं। डेमोग्राफी का बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। और इसमें पिछले दशक की जो डिजिटल क्रांति हुई है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है।
सोचिए, यूपीआई से पेमेंट कितना आसान हो गया है। हर जगह। या इंडिया स्टैक जैसे प्लेटफॉर्म ने कैसे सरकारी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई है। ई कॉमर्स ने तो छोटे शहरों और गांवों के ग्राहकों को भी बड़े बाजारों से जोड़ दिया है। इसने एक तरह से उपभोग को कह सकते हैं लोकतांत्रिक बना दिया है, क्योंकि बाजार में घुसने की रुकावटें और लेन देन की लागत कम हो गई हैं। सही। तो कह सकते हैं कि भारत का विकास ज्यादातर अंदरूनी है, जो अपनी ही बढ़ती घरेलू मांग पर टिका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भारत के इस खपत आधारित मॉडल की जान ही है लोगों की खरीदने की क्षमता, यानी क्रय शक्ति। अगर हम आंकड़े देखें तो कोरोना महामारी की मंदी के बावजूद भारत का कुल घरेलू खर्च यानी पीएफसी वो 2010 में लगभग 1.18 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2 गुने से भी ज्यादा। हाँ, अब इसकी तुलना चीन से करें। बेशक चीन का कुल घरेलू उपभोग भारत से कहीं ज्यादा है। इसी दौरान ये करीब 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 7.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, यह उसकी विशाल अर्थव्यवस्था का एक छोटा और लगभग स्थिर हिस्सा बना हुआ है। मतलब जीडीपी का 37% से 40% के बीच ही। ये दिखाता है कि चीन की अर्थव्यवस्था का ढांचा भारत से ज्यादा विविध है। वहां निवेश और निर्यात भी विकास के बड़े इंजन हैं। भारत में तो घरेलू खपत का हिस्सा हमेशा 58% से ऊपर ही रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये अंतर दोनों देशों की विकास को लेकर जो सोच है या कह लीजिए दर्शन है, उसके फर्क को भी दिखाता है। और इस पूरी कहानी में जनसंख्या यानी डेमोग्राफिक्स का किरदार तो बहुत अहम है ना? ओ बिल्कुल, गेम चेंजर है एक तरह से। भारत की औसत उम्र 29 साल से भी कम है। हमारे पास दुनिया की सबसे युवा कामकाजी आबादी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी। ये बहुत बड़ी ताकत है। इसका नतीजा क्या है? लोगों की खर्च करने लायक आमदनी बढ़ रही है, शहरीकरण तेज हो रहा है और अब सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं। बिजली, बेहतर कनेक्टिविटी और सरकारी योजनाओं ने गांवों और शहरों के बीच जो खपत का अंतर था उसे कम किया है। हाँ, ये गैप कम हो रहा है। एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग अब सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान से आगे बढ़कर दूसरी चीजों और डिजिटल सेवाओं पर भी खर्च कर रहा है। और मजे की बात यह है कि भारत की लगभग 2/3 आबादी अभी भी उस आय वर्ग से नीचे है जिसे वैश्विक स्तर पर मध्यम वर्ग माना जाता है। मतलब पोटेंशियल बहुत है। हाँ, यानी भारत में खपत बढ़ने की अभी अपार संभावनाएं बाकी हैं। और चीन, वो इस जनसांख्यिकी कहानी के बिल्कुल दूसरे सिरे पर खड़ा है। दशकों तक जो उनकी एक बच्चा नीति चली, उसका असर अब साफ दिख रहा है। हाँ, एजिंग पॉपुलेशन। बिल्कुल। चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। औसत उम्र 40 साल से ज्यादा है। अब क्या हो रहा है कि काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, जबकि उन पर निर्भर रहने वाले यानी बच्चे और बूढ़े वो बढ़ रहे हैं। इससे सरकार पर स्वास्थ्य और पेंशन का बोझ बढ़ रहा है। ये सारे कारक मिलके घरेलू खपत को बढ़ाने में रुकावट डाल रहे हैं। तो वो बढ़ाना चाह रहे हैं पर बढ़ नहीं पा रहे। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि चीन खुद अपनी अर्थव्यवस्था को निवेश आधारित से खपत आधारित बनाने की कोशिश तो कर रहा है ताकि वो बाहरी आर्थिक झटकों का बेहतर सामना कर सके। पिछले 15 सालों में वहां लोगों की तनख्वाहें भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी हैं, लेकिन वो खपत उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। क्यों? शायद इसलिए कि चीन के उपभोक्ता अपनी जरूरत की कई चीजें, मतलब जो ड्यूरेबल्स वगैरह हैं, वो पहले ही खरीद चुके हैं। साथ ही वहां प्रॉपर्टी बाजार लगभग सैचुरेटेड हो चुका है और लोगों पर घरेलू कर्ज भी काफी बढ़ गया है, जीडीपी का लगभग 60%। तो इससे नई मांग पैदा होने की गुंजाइश कम हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी मांग पर निर्भरता के मामले में भारत शायद ज्यादा सुरक्षित स्थिति में है। हमारी मजबूत घरेलू खपत और निर्यात पर कम निर्भरता ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। कुछ हद तक तो ये बात सही है। हमने देखा भी है, चाहे 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट हो या कोविड महामारी या फिर हाल के व्यापारिक तनाव जैसे वो ट्रम्पियन टैरिफ की बात हुई थी, इन बाहरी झटकों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से पूरी तरह उतरी नहीं, ग्रोथ बनी रही। हाँ, ये काफी हद तक सही है। इसके उलट चीन का विकास मॉडल वैश्विक मांग में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध हो या महामारी के बाद आई वैश्विक मंदी, इसका असर चीन के निर्यात आधारित उद्योगों पर तुरंत और गहरा पड़ा। अगर हम व्यापार संतुलन को देखें, यानी निर्यात और आयात का अंतर, तो चीन का लगातार बड़ा व्यापार सरप्लस है। मतलब निर्यात ज्यादा, आयात कम। ये उसकी निर्यात क्षमता दिखाता है।
जबकि भारत का लगातार व्यापार घाटा है। आयात ज्यादा, निर्यात कम। ये हमारी ऊंची घरेलू खपत की जरूरत को दर्शाता है। लेकिन हर मॉडल की अपनी चुनौतियां होती हैं। बिल्कुल, हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। भारत के इस खपत आधारित मॉडल की अपनी कमजोरियां और जोखिम हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहला और सबसे अहम है आय असमानता। हालांकि पिछले दशक में भारत में गरीबी कम हुई है और असमानता भी कुछ हद तक घटी है, फिर भी आमदनी का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। भारत के लिए जरूरी है कि मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के हाथों में ज्यादा पैसा पहुंचे। क्यों? क्योंकि यही वो तबका है जो आमदनी बढ़ने पर उसका बड़ा हिस्सा खर्च करता है। अर्थशास्त्री से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एमपीसी कहते हैं। अमीरों की तुलना है इनकी एमपीसी ज्यादा होती है, तो इन्हें सशक्त करने से खपत की रफ्तार बनी रहेगी। अच्छा, ये जरूरी है। दूसरा जोखिम है विकास के इंजनों में विविधता की कमी। अभी हम मुख्य रूप से घरेलू मांग पर निर्भर हैं। अगर किसी वजह से ये मांग सुस्त पड़ती है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। और ये सवाल भी सोचना होगा कि जब 2055 के आसपास भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी का लाभ खत्म होने लगेगा, तब विकास के नए स्रोत क्या होंगे? ये तो दूर की सोचने वाली बात है, पर जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा खतरा मुद्रास्फीति यानी महंगाई का है। अगर मांग तो तेजी से बढ़े, लेकिन उसके मुताबिक देश में उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग, सामान पहुंचाने का इंतजाम यानी लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब ना बढ़ पाए तो कीमतें बढ़ने लगेंगी। हाँ, सप्लाई साइड की दिक्कतें। सही। और चौथा जोखिम बाहरी संतुलन का है। ज्यादा खपत का मतलब है ज्यादा आयात, खासकर तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों का। इससे चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड वो बढ़ सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि भारत इन जोखिमों से कैसे निपटेगा। बिल्कुल। और चीन के सामने वो अलग तरह की चुनौतियां हैं। उनके निवेश आधारित मॉडल की वजह से रियल एस्टेट और कुछ उद्योगों में जरूरत से ज्यादा क्षमता, मतलब ओवर कैपेसिटी बन गई है। स्थानीय सरकारों पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है और अब जो पैसा लगाया जा रहा है उस पर उतना रिटर्न नहीं मिल रहा जितना पहले मिलता था। हाँ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब अगर उन्हें खपत की तरफ बढ़ना है तो उन्हें राष्ट्रीय आय का ज्यादा हिस्सा आम परिवारों की तरफ मोड़ना होगा। इसका मतलब है लोगों की तनख्वाहें बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता, इनका दायरा बढ़ाना और कंपनियों और आम लोगों की आय के बीच की जो खाई है उसे कम करना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि इस तरह का बदलाव आसान नहीं है। इसके लिए चीन की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में गहरे बदलाव करने होंगे और वहाँ पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने वाली ताकतें बहुत मजबूत हैं। सेगा, इसमें एक अहम कदम वो हुको सुधार का भी है। यानी शहरों में जो लाखों प्रवासी मजदूर काम करते हैं, उन्हें भी वहाँ के स्थायी निवासियों की तरह सामाजिक सुरक्षा और दूसरी सरकारी सुविधाएं देना, ताकि वे बिना भविष्य की चिंता के ज्यादा खर्च कर सकें। लेकिन ये सुधार लागू करना भी एक बड़ी चुनौती है। और ये सब कुछ एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भी बदल रही है। हाँ, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है। महामारी के बाद हम देख रहे हैं कि वैश्विक विकास का इंजन अब धीरे धीरे ग्लोबल साउथ यानी भारत जैसे विकासशील देशों की घरेलू खपत बनता जा रहा है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ यानी अमीर देश वो आर्थिक सुस्ती और बूढ़ी होती आबादी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत का बढ़ता उपभोक्ता बाजार उसे दुनिया के लिए मांग का एक संभावित बड़ा केंद्र बना सकता है। हाँ, और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs वो भी अपनी रणनीति बदल रही हैं। अब वे भारत को सिर्फ एक सस्ता उत्पादन केंद्र मानकर नहीं आ रही। अच्छा। बल्कि यहाँ के विशाल घरेलू बाजार में अपना सामान बेचने के लिए अपनी सप्लाई चेन को नए सिरे से ढाल रही हैं। हालांकि ये भी सच है कि ज्यादातर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां अभी भी चीन, वियतनाम या दक्षिण कोरिया जैसे देशों में ही हैं। तो भारत के लिए क्या सबक है इसमें? भारत के लिए सबक यह है कि भले ही भारतीय उपभोक्ता का उदय एक बड़ी वैश्विक कहानी है, लेकिन उसे सिर्फ इसी पर निर्भर ना रहकर विकास के और रास्ते भी तलाशने होंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को मजबूत करना, विविधता लानी होगी। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। दूसरी तरफ चीन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो अपनी आर्थिक सुस्ती को संभालना और दूसरे अपनी बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखना।
आने वाले दशकों में चीन अपने घरेलू मांग को कितना बढ़ा पाता है, इसी पर उसके वैश्विक प्रभाव की स्थिरता निर्भर करेगी। चीन के नीति निर्माताओं को खपत बढ़ाने, जिसे वेतन वृद्धि, होकू सुधार, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं देना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधना होगा। तो हमने इस पूरी चर्चा से क्या सीखा? सार यही निकलता है कि भारत की गाड़ी खपत के इंजन पर चल रही है तो चीन की निवेश और निर्यात के, है ना? मोटे तौर पर हाँ। दोनों मॉडलों की अपनी ताकतें हैं और अपनी कमजोरियां भी। भारत अपनी घरेलू मांग के दम पर बाहरी झटकों से काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन उसे असमानता, विकास में विविधता की कमी और महंगाई जैसे जोखिमों से निपटना होगा। और चीन ने तेजी से औद्योगिकीकरण तो किया, पर अब उसे जरूरत से ज्यादा क्षमता, कर्ज, धीमी पड़ती घरेलू मांग और बूढ़ी होती आबादी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हमें एक अंतिम सोचने वाले सवाल पर लाता है। वैश्विक अनिश्चितता और विकास के बदलते तौर तरीकों के इस दौर में कौन सा मॉडल लंबे समय में ज्यादा टिकाऊ और लचीला साबित होगा? क्या ये खपत पर आधारित मॉडल है, या निवेश पर आधारित, या फिर भविष्य किसी ऐसे मिले जुले हाइब्रिड मॉडल का है जिसे शायद दोनों ही देश अभी तलाश रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों और हमारे सभी जिज्ञासु श्रोताओं के लिए, अगर आपको ये गहरी पड़ताल उपयोगी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है या आप किसी खास पहलू पर और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हाँ, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगली ज्ञानवर्धक चर्चा तक के लिए विदा।